नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो गया रण क्षेत्र का और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। जी हां, श्री राम देंगे रोजगार। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको मैं इस रिपोर्ट के जरिए तो बताऊंगा, लेकिन सुन लीजिए क्यों आखिर कहा जा रहा है। अयोध्या धाम सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। देश में ऐसे अनगिनत मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इसलिए आस्था के केंद्र से सियासत के समीकरण भी बनाए जाते हैं, लेकिन आस्था और राजनीति के साथ साथ तीर्थ स्थानों का एक अर्थशास्त्र भी होता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीडीपी में मंदिर की इकोनॉमी की हिस्सेदारी 2% से ज्यादा है, और इसकी वजह है भारतीयों का धर्म और आस्था से जुड़े मामलों में दिल खोलकर खर्च करना। एनएसएसओ का डेटा बताता है कि भारतीय बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक यात्राएं करते हैं, यानी बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक यात्राएं होती हैं। अयोध्या धाम में भगवान राम का विशाल मंदिर लगभग बनकर तैयार है। इसमें रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होना है। इसके लिए देश भर में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इसे बिजनेस के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। कारोबारियों के संगठन CAIT का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश भर में 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यापार होने का अनुमान है। इसके लिए कारोबारियों ने अभी से कमर कस ली है। देश में मंदिरों का अर्थविज्ञान क्या कहता है, इकोनॉमी पर इसका कितना असर है, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के निर्माण और जीर्णोद्धार का आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ता है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और मामले को समझिए। अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बन रहा है। इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होना है। इसके लिए देश भर में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए पूरे देश में शानदार तैयारियां की जा रही हैं। इसे बिजनेस के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर देश भर में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश भर में 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यापार होने का अनुमान है। इसके लिए कारोबारियों ने अभी से कमर कस ली है। इस मौके को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देश भर में श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर 1 जनवरी से अभियान चलाने की घोषणा की गई है। इससे देश भर के लोगों में उत्साह दिख रहा है। इसमें बिजनेस का भी बड़ा अवसर होगा। उम्मीद है कि जनवरी में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होगा। खंडेलवाल ने बताया कि देश के सभी बाजारों में भगवान राम से जुड़ी चीजों की भारी मांग देखी जा रही है। इनमें श्री राम ध्वजा, श्री राम अंगवस्त्र सहित अनेक प्रकार का सामान शामिल है। साथ ही श्री राम मंदिर के मॉडल की भी भारी मांग है। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही कपड़ों पर श्री राम मंदिर के मॉडल की हाथ से कढ़ाई या फिर छपाई हो रही है। कुर्ते बनाने में खादी का उपयोग किया जा रहा है। 22 जनवरी को देश भर में दिवाली मनाने का आह्वान किया गया है। इससे मिट्टी के दिए, रंगोली बनाने के सामान, फूल बाजारों एवं घरों में रोशनी के लिए बिजली के सामान की भारी डिमांड है। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे व्यापार में तेजी आएगी, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से जो लोग ये सोचते थे, पूछते थे कि भाई मंदिर बना रहे हैं तो क्या रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, अर्थशास्त्र के बारे में सोच रहे हैं, क्या मंदिर बनाने से पैसे आ जाएंगे, क्या मंदिर से रोजगार आ जाएगा। तो उसका एक छोटा सा ये जवाब था कि भाई अब शुरुआत हो चुकी है। मैं चाहूंगा हमारे तमाम पैनलिस्ट जो हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जल्द ही वो भी आ जाएं ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भाई प्रभु श्री राम का मुद्दा जब आ जाता है तो भाई अर्थशास्त्र का मुद्दा भी आ जाता है। फिर हर किसी को ये होता है कि आप क्या खाली मंदिर पर फोकस करते हैं। और हाल में आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से सैम पित्रोदा ने भी ये कह दिया था कि भाई मुझे परेशानी होती है कि जब लोग खाली राम मंदिर की बात करते हैं, केवल राम पर फोकस ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब अर्थशास्त्र ये बताता है कि अब लाभ हो रहा है तो उससे भी
देखिए परेशानी की बात, परेशानी कई लोग को हो जाती है। आकाश जिंदल जी, आपका स्वागत करता हूं, सभी का स्वागत पहले कर देता हूं। आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री है। रमाकांत मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। चंद्रकांत शर्मा हमारे साथ, नेता कांग्रेस के। एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ठीक है, चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र का मामला। आकाश जिंदल जी, आपसे शुरुआत इस बात की करते हैं, कितना बड़ा फायदा, कितना बड़ा लाभ, क्या प्रभु श्री राम भी रोजगार दे रहे हैं? क्योंकि लोग आपत्ति बड़ी उठा रहे थे कि खाली आप राम मंदिर ही क्यों बना रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे थे कि एक पूरी सिटी को डेवलप किया जा रहा है, पूरा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सर, आपसे शुरुआत करते हैं, जवाब दीजिए। देखिए, आज का शो करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप जानते हैं, सब लोग जो मुझे देखते हैं जानते हैं कि दुनिया भर के चैनल्स में मैं देखा जाता हूं, 8 से 10 शो करता हूं, बट प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर जो शो हो रहा है उससे मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले हार्डकोर डेटा रखूंगा आपके सामने, और वो डेटा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे उनके समक्ष में रखने को तैयार हूं। जनवरी टू मार्च क्वार्टर, क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसके अंदर हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ, और इस क्वार्टर के बाद आपको प्रूव भी कर दूंगा, 8.4% जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान की होने वाली है। यानी हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ बहुत ऊंची उछाल मारने वाली है, क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दूसरा, जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन 1 महीने का अगर डेटा लेंगे, उस डेट से लेके मेरी ये प्रेडिक्शन है, पहले तो मैंने आपको जीडीपी ग्रोथ की प्रेडिक्शन दी है, अब जीएसटी कलेक्शन की प्रेडिक्शन देने वाला हूं। 2 लाख करोड़ से ऊपर की जीएसटी कलेक्शन होने की संभावना। तो जीडीपी ग्रोथ की संभावना मैंने आपको बता दी, जीएसटी कलेक्शन की संभावना बता दी। अब इससे क्या होगा, जब इतना टैक्स आएगा तो देश में हर व्यक्ति के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, रोजगार आएगा हर व्यक्ति के लिए। जो कोई हमारे गरीब भाई बहन है उनके लिए हेल्प की, उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलेगी। कोई रोगी है उसके लिए उपचार होगा, तो सरकार के पास वो धन आ जाएगा जिससे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन में देश के हर व्यक्ति की सरकार मदद कर सकती है। साथ ही साथ बात होती है हमेशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। आज प्रभु श्री राम के मंदिर के कारण मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है। देखिए, टूरिज्म आएगा, और टूरिज्म की बात, मैं इनबाउंड टूरिज्म की बात नहीं कर रहा, इंडियन डायस्पोरा, यानी वो हिंदुस्तानी जो विदेशों में बसे हुए हैं, यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, गल्फ में इतना स्ट्रांग है, उनके में से बड़ा हिस्सा आके प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। तो वो आएंगे तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज आएगी, फॉरेक्स आएगी। फॉरेक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा फॉरेक्स का भंडार बहुत अच्छा है, बट उस फॉरेक्स के भंडार में और इजाफा होगा। और फॉरेक्स की कमी क्या तकलीफ देती है वो आप पाकिस्तानियों से पूछिए, कैसे 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे कुछ महीने पहले खूनी जंगें हो रही थी वहां पे, क्योंकि वहां फॉरेक्स की कमी है। तो फॉरेक्स यहां बढ़ेगा, ऑलरेडी अच्छा है और बढ़ेगा। साथ ही साथ कितने होटल्स वाले, कितने रेस्टोरेंट्स वाले, कितने ऑटो वाले, कितने टैक्सी वाले, कितने सोवेनियर शॉप, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा कि बहुत मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। तो यहां मैं पूरे डेटा के साथ कहना चाहता हूं, मेरी प्रेडिक्शन है जनवरी टू मार्च क्वार्टर में 8.4% जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, और 1 महीने में 2 लाख करोड़ से ऊपर की जीएसटी। जब इतना टैक्स आएगा तो सरकार के पास आम आदमी की, देश के आम आदमी की, देश के गरीबों की वेलफेयर के लिए पैसा आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। और जब सरकार के पास टैक्स कलेक्शन आएगा तो इकोनॉमी अपने आप रफ्तार पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है क्लियरली कि प्रभु श्री राम के चरणों की कृपा से हमारी इकोनॉमी फलेगी फूलेगी। और यहाँ पे कोई भी नंबर्स मैं इमोशनल बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, हार्ड कोर डेटा है मेरे पास। सारी दुनिया जानती है कि आकाश जिंदल जब कैलकुलेशन करता है तो डेटा होता है, कोई भी चाहे तो मैं उनके समक्ष पूरा एक डेटा पॉइंट्स रखने को तैयार। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहां पर बाकी भी हमारे पास कांग्रेस के भी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं। नेटवर्क थोड़ा उनका खराब मुझे लग रहा है, विजुअल्स क्लियर नहीं आ रहे, लेकिन तब तक ये अगर आप सुन पा रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन जी, अगर आप ये हमारी बात सुन पा रहे हैं तो क्या रिएक्शन आपका रहेगा? एक एस्टिमेटेड ग्रोथ देखने को मिल रही है, व्यापार की बात की जा रही है, जीएसटी कलेक्शन की बात की जा रही है, जीडीपी की बात करी जा रही है, हर तरफ से एक मंदिर की जो बात की जा रही थी उसमें इतनी ग्रोथ देखने को मिली, उसका जिसका विरोध इतना ज्यादा किया जा रहा था। क्या है कांग्रेस के नेता हमारे साथ? कोशिश करेंगे दोबारा उनको जोड़ने की या फिर किसी और पैनलिस्ट की। रमाकांत मिश्रा जी, एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। सीआईटी की तरफ से ये डेटा सामने आया है कि भाई इतना 50,000 करोड़ का तो उस दिन में ही हो जाएगा आपके पास, और उसी के आसपास की बात ये कही गई है। लेकिन
इसको करने के लिए जो विरोध का सामना आपको करना पड़ा, जिस तरीके के आपको आरोप आप पर लगते जाते थे कि भाई आप मंदिर ही करते रहते हैं, वहां से इकोनॉमी का क्या लेना देना है, क्या जवाब आपकी तरफ से, भाजपा की तरफ से? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, इतना रोजगार, इतना रियल एस्टेट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, हथकरघा, सभी लोगों के लिए यहां पर फायदे की बात नजर आ रही है मुझे। तो आपके क्या रिएक्शन रहेंगे? शिवम जी, जब पटेल जी की मूर्ति हम लोग बना रहे थे, उस समय में भी आपने देखा होगा जो विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया थी। वो यही कहते थे जो कि पटेल जी की मूर्ति बनाने से क्या फायदा, इससे अच्छा अगर कोई यूनिवर्सिटी बनता, कोई हॉस्पिटल बनता, तो मुझे लगता था जो कि कहीं ना कहीं देश के विकास में इनका योगदान होता। ये विपक्षी पार्टियों का प्रश्न था। ठीक है, मैं उनके विपक्ष के पार्टियों के प्रश्न का सम्मान करते हुए मैं उनको मात्र इतना कह सकता हूं। शिवम जी, साउंड इको हो रहा है। बिल्कुल, मैं अंदर से बोल देता हूं, वो आपकी साउंड को सेट कर देंगे, इको की प्रॉब्लम है। ठीक, आप बोलते रहिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, जो टूरिज्म जो है, आज टूरिज्म हम देख रहे हैं जो कि 5वें साल में रिकॉर्ड टूट रहा है। 1.6 करोड़ विजिटर ये पटेल जी की मूर्ति का दर्शन कर चुके हैं। और ये आने वाले समय में इसका और भी इसमें जो है सो इनहेंसमेंट होगा, इसमें और भी इजाफा होगा। आपने देखा होगा जो कि भारत का प्राचीन इतिहास और गौरव रहा। निश्चित तौर पर अयोध्या ही नहीं, अन्य जैसे पर आप देखेंगे मथुरा के अंदर में, काशी के अंदर में, जब हम कॉरिडोर बना रहे थे, महाकाल कॉरिडोर जब बना रहे थे, उस समय में भी देखा होगा जो कि कैसे कह रहे थे जो कि पंडितों के रोजगार को इन लोगों ने नष्ट कर दिया। 100 मंदिर ऐसे थे काशी कॉरिडोर के आसपास में जहां पर सबका परिवार चल रहा था, लेकिन आज वही काशी कॉरिडोर हम देखते हैं तो वो एक रिकॉर्ड तोड़ करके दूसरे रिकॉर्ड की ओर जा रहा है। विजिटर्स ले लें, टूरिस्ट ले लें, आप देखेंगे हर जगह रोजगार ही रोजगार है। देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डेवलप करेंगे, और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जो कि भारत एक ऐसा देश है जहां की जनता, जहां के जो निवासी हैं, वो हमेशा से ही आस्था में विश्वास रखते हैं। और ऐसे आस्था में विश्वास करके जहां पर हमने देखा देश और जिनका इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है, और यहाँ पर देवी देवताओं और आस्थाओं के प्रति जिस तरह से हम लोगों की समर्पण एक भावना है, तो हम देख सकते हैं जो कि इसमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में, ये तो अभी 50,000 करोड़ का अनुमान आपने बताया और आकाश जी ने बिल्कुल सही कहा, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होते हैं तो निश्चित तौर पर रोजगार भी होता है। आज यही मंदिर निर्माण में जितने भी आज हम देखते हैं जो कि राम सेवक लगे हुए हैं, वो राम सेवक का रोजगार ही तो है। और है क्या, आसपास के दुकान जब डेवलप होंगे तो निश्चित तौर पर रोजगार होगा। तो ऐसे अनेक चीज आप देखेंगे, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, या केदारनाथ हो, या बद्रीनाथ हो, ऐसे अनेक धर्म स्थलों को जब आप एक कॉरिडोर की तरह यूज करेंगे, एक आप धर्मस्थली को और डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो विदेश में बसे हुए जो हमारे देशवासी हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, और यहाँ के जो वासी हैं वो निश्चित तौर पर वहां पर विजिट करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोजगार की भी वृद्धि होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे रोजगार के साथ साथ हमारी इकोनॉमी भी पुष्ट होगी। तो ये हम लोगों को अपेक्षा है जो कि विपक्षी पार्टियां इस चीज को समझे। ठीक है, बिल्कुल। चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। यही प्रश्न है, जिस तरीके से ये किया जा रहा था कि भाई मंदिर के लिए आपत्ति उठाई जा रही थी कई पार्टियों की तरफ से भी, और सैम पित्रोदा ने भी हाल ही में ये कहा था कि भाई राम मंदिर की बात जिस तरीके से की जाती है परेशानी होती है। लेकिन अब जो डेटा फैक्ट्स सामने आ रहे हैं कि भाई पूरा सिटी जो है वो डेवलप अगर वहां पर हो रहा है, वहां पर मंदिरों के साथ अगर होटल बन रहे हैं, रोड्स बेहतर हो रही हैं, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंजीनियर्स को काम मिल रहा है, टूरिस्ट के लिए वहां पर बहुत कुछ बनेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री वहां बढ़ेगी। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या अच्छा हो गया? नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए था, बन गया, सही हो रहा है ना? मंदिर का बनना देश के लिए अपनी जगह पर सब ठीक है, लेकिन आपने एक बोला कि सैम पित्रोदा जी ने कुछ बोला था, तो वो आप उनके वक्तव्य को पूरा बोलेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो आप उसमें समझ आ जाएगा। इसमें कोई विरोधी बात नहीं थी, एक विषय की बात थी कि राम जी की बात भी करें और राम जी की प्रजा के हित में भी बात करें। अब विषय आता है कि जहां कोई डेवलपमेंट होगी और जहां डेवलपमेंट का कोई सांचा आएगा, तो उस डेवलपमेंट से अगर आप कहोगे कि इकोनॉमिक सुधर गई, देश के अंदर महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, तो ये इसके साथ हम आपसे सहमत नहीं। राम मंदिर के बनने से अयोध्या का डेटा दूंगा, राम मंदिर के बनने से यूपी के अंदर पूरी कैलकुलेशन और डेटा दूंगा आपको। आपका लॉजिक अच्छा लॉजिक है,
लेकिन इस लॉजिक से देश के गरीब को रोजगार मिल गया तो फिर 6800 देश के युवा लखनऊ में बैठे हुए इस सर्दी के अंदर क्यों बैठे हुए हैं? और अगर राम मंदिर के बनने से जिस इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं तो 1500 घर लखनऊ के अंदर जो बेघर कर देगी सर्दी के अंदर, उसके लिए आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर राम मंदिर बन गया, बधाई के पात्र है, सब बधाई को देने को हम भी तैयार हैं। तो देश के अंदर 3500 बच्चों ने सुसाइड कर दिया, उस पे कैसे बात नहीं होगी? नहीं, ठीक है, नहीं चंद्रमोहन जी, उस विषय को अगर उठाया जाता तो उसी पर चर्चा की जाती। चंद्रमोहन जी, आप कह रहे हैं कि भाई रोजगार कैसे आ जाएगा वहां पर, सभी को मिलेगा क्या, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता वहां पर अगर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री वहां पर बढ़ेगी, होटल्स वहां पर बड़े बड़े आ रहे हैं, सब कुछ वहां पर अच्छा हो रहा है, वहां पर एयरपोर्ट बढ़िया बन गया, वहां पर आपका रेलवे स्टेशन बड़ा हो गया, उसका जीर्णोद्धार हो गया, तमाम चीजें हैं, काम ही तो मिल रहा है, इंजीनियर्स को काम मिलेगा वहां पर, जो भी जिस क्षेत्र में जुड़ा होगा, चाहे वो टूरिज्म से जुड़ा हो, चाहे वो कोई दुकानकार हो, कोई भी वहां पर हो, वहां पर अर्थशास्त्र तो यही होता है। क्या खाली यही अर्थशास्त्र है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो ही वहां पर जो है वो सही माना जाएगा, अदरवाइज कोई नौकरी नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये अर्थशास्त्र नहीं है कि सरकारी नौकरी मिलेगी वही ठीक माना जाएगा, लेकिन पेंचर पकड़ो और पान की दुकान जो देश के अंदर शीट नेतृत्व ने खोली थी, जो 5 स्टार होटल बनते हैं, क्या वो क्या पकौड़े बेच रहे हैं साहब? देखिए, नहीं, जो मंदिरों में फूल बेच रहे हैं वो पकौड़े बेच रहे हैं। युवाओं ने सुसाइड क्यों कर दिया? मैं प्रश्न तो खड़ा कर रहा हूँ, देना जवाब। नहीं, ठीक है, लीजिए आपका सुसाइड का जवाब अगर जरूर है, नहीं ठीक है, वो विषय हर विषय देश के अंदर बेरोजगार व्यक्तियों की कैटेगरी क्यों बढ़ती चली जा रही है? हाँ, ठीक है, ये बात दे ना, फिर अगर पान पकौड़ा पेंचर की दुकान खोली, ठीक है, देखिए जब वही बात है ना, जब राम मंदिर जब बन जा रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तो आप उसको पान पकौड़े से जोड़ देंगे, ठीक है? अर्थशास्त्र क्या कहता है? अलग विषय है, अलग विषय कैसे है? मैं वही तो कह रहा हूं, पहले यही तो विद्रोह था, यही तो बात थी। आपने पित्रोदा जी की बात की, उन्होंने यही तो कहा कि भाई जिस तरीके से खाली राम की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं हो रही है, इकोनॉमी की बात क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा? देखिए, मैं वही तो आपसे बात कह रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही है, तो जवाब देना सरकार। सिर्फ लखनऊ के अंदर की बातों का जवाब दे दे, जहां उन्हीं के क्षेत्र के और उन्हीं के सूबे के लोग बैठे हैं बच्चे, वो कोई पॉलिटिकल बच्चे तो नहीं है, तो उनको क्यों नहीं सरकार समझा पा रही? जो 35,000 बच्चे देश के जिन्होंने सुसाइड कर लिया, तो आंकड़ा बताता है। अभी आप 35 तो कह रहे थे, आंकड़ा स्पेसिफाई करिए, ठीक है? फिर से भाई, तो उन विषय तो आप लोगों के आज आने चाहिए। आप लोग देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं, कौन बिक गए? ये तो नहीं, आप अपने स्टेटमेंट्स को सही रखिए। पहली बात है कि भाई मंदिर का विरोध करके आपको हक है ना, आपको हक है, आप बीजेपी को हर क्षेत्र में घेरिए, आपको जहां घेरना है घेरिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मंदिर को लेकर जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे उस पर तो देश जवाब मांग ही रहा था ना। उससे अगर भाजपा को अब क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, आपकी मैंने बात यहां पर रखी, अब आप इसका अर्थशास्त्र भी समझ लेते हैं। आकाश जिंदल जी, अर्थशास्त्र क्या कह रहा है? जो इन्होंने सारी बातें कही वो सारी सही है क्या? भाजपा के टाइम में वाकई उतनी बेरोजगारी हो गई जितना ये दावा कर रहे हैं? देखिए, मेरे मित्र चंद्रमोहन जी को मैं ये बताना चाहता हूं, आज की तारीख में ग्लोबल स्लो डाउन का वक्त है। चंद्रमोहन जी नॉलेजेबल आदमी, अच्छे से जानते हैं, पहले कोरोना, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, फिर इजराइल हमास की वजह से ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, इस साल 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। तो ये ग्लोबल रीजंस है, अंतरराष्ट्रीय कारण है। अब कोरोना, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास इशू, ये तो ग्लोबल इश्यूज है, लेकिन इस सरकार ने उन इश्यूज में भी देश को जो है संभाल के रखने में, देश को तरक्की देने में पूरा प्रयास किया, और उसका डेटा हमारे सामने है। अप्रैल टू जून क्वार्टर अभी का डेटा देता हूं, 7.8% जीडीपी ग्रोथ, और ये आकाश जिंदल .in का डेटा नहीं है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेटा है। उसके बाद आप ले जाइए जुलाई सितंबर क्वार्टर, 7.6% जीडीपी ग्रोथ। तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये डेटा आपके सामने। जहां तक बेरोजगारी की बात है, जब ग्लोबल स्लो डाउन होगा, कुछ ना कुछ इंपैक्ट उसका हम पे आएगा। दूसरी बात, जो प्रभु श्री राम के मंदिर के कारण इकोनॉमी में ग्रोथ होने वाली है, मुझे चाहे मेरे मित्र चंद्रमोहन जी या कोई भी व्यक्ति जिसको डेटा को लेके इश्यू है, जब मर्जी इनवाइट करे, मैं उनके पास खुद डेटा लेके जाऊंगा, एक एक डेटा बताऊंगा किस तरीके से वहां कमाई होने वाली है। बिल्कुल, तभी इस विषय को टोटली राजनीतिक ना रखते हुए हमने एक अर्थशास्त्री को भी यहां पर वेलकम किया। लेकिन एचएस रावत जी, आपकी राय भी यहां बेहद महत्वपूर्ण है।
विषय धर्म का भी है। जब मंदिर बन रहा था, बनने वाला था, या फिर उसको लेकर पॉलिटिक्स की जा रही थी, तो हर कोई ये कह रहा था भाई मंदिर मत बनाइए, कुछ और बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए, या फिर इससे क्या फायदा हो जाएगा। लेकिन अब मंदिर बन रहा है तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, सोमनाथ मंदिर की बात करें, वो एक बड़े एग्जाम्पल्स हैं। जिस तरीके से वहां 65,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक जो डिफरेंस हर साल देखने को मिल रहा है, जो ग्रोथ का, वो पैसा ही तो आता है। जिस तरीके से इन्होंने ये कहा 2 लाख करोड़ रुपए, अगर ये कह रहे हैं कि वो आएगा, टैक्स में आएगा, जीएसटी आएगी वहां पर, तो वो सारा पैसा खर्च कहां हो सकता है। साथ ही साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी आप समझा दीजिए, क्या मंदिरों को बनाने से फायदा है कि नहीं। देखिए, मैं चंद्रमोहन जी को बताना चाहता हूं। चंद्रमोहन जी, तिरुपति बालाजी, वहां करीब 5 लाख पॉपुलेशन है उस तिरुपति बालाजी शहर की, और वहां मैं जब दर्शन करने के लिए गया था तो मैं खाली सिर्फ ये रिसर्च कर रहा था, मैं सबसे ये पूछ रहा था कि भाई यहाँ कोई इंडस्ट्री है क्या, यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीजें जिसकी वजह से ये शहर चलता है। तो वहां सब आदमी का, दुकानदार का, वहां के बिजनेसमैन का, शोरूम का, टैक्सी वालों का, सबका एक ही जवाब था, ये पूरा की पूरा शहर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वाले लोगों से चलता है। जो 1 लाख आदमी तिरुपति बालाजी के 24 घंटे में दर्शन करता है। अब 1 लाख आदमियों का भोजन, 1 लाख आदमियों की व्यवस्था, 1 लाख आदमियों में आधे आदमी हवाई जहाज से आते हैं, आधे ट्रेन से आते हैं, आधे टैक्सी से आते हैं, तो उन सबको रोजगार सिर्फ एक तिरुपति बालाजी से, यानी 5 लाख लोगों को रोजगार एक मिलता है। अभी वृंदावन की बात करते हैं, वृंदावन में 1.5 लाख आदमी है, उनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है किसी तरह का, सिर्फ वहां दुकानदार बैठे हुए हैं, वहां पर घुमाने वाले हैं, गाइड हैं, मंदिर हैं, वहां पर कितने लोग आते हैं दर्शन के लिए, प्रसाद लेके जाते हैं, उन सबका रोजगार पूरा वहां बिहारी जी के और मंदिर को दर्शन से चलता है। वैष्णो देवी की बात करता हूं, 25,000 कटरा की पॉपुलेशन है, कटरा में कोई काम नहीं है, सिर्फ वैष्णो देवी के वहां दर्शन लेके जाते हैं लोग, करते हैं, वहां जितना भी सुविधा है वो सारी उन लोगों को मिलती है। और उसके बाद जम्मू से जितनी भी परचेजिंग, शॉपिंग जो लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, वो सब जम्मू से करते हैं, और वहां से टैक्सी से, हवाई जहाज से, जितना भी है। तो इसका मतलब ये रहा कि अब उज्जैन की पॉपुलेशन की बात करता हूं, यानी 6 लाख पॉपुलेशन है, उज्जैन में से 50% लोग महाकाल के चारों तरफ वहां पर उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। अगर ये तो मैंने छोटी छोटी बातें की हैं, अगर और सारे मंदिरों की बात करूं, मैं केदारनाथ की बात करूं, बद्रीनाथ की बात करूं और द्वारका की बात करूं, इन सब मंदिरों के अगर इस प्रकार से टूरिस्ट पर जाने वाले लोगों की अगर उन चीज को कैलकुलेशन की जाए, तो यहाँ पर अर्थशास्त्री जी बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि करोड़ों लोग तो कहीं ना कहीं मंदिरों के माध्यम से रोजगार में जुड़े हुए हैं। ना कोई फूल माला है, कोई दीपक माला है, या कोई बत्ती वाला है, कोई तेल वाला है, कोई प्रसाद वाला है। ये कहीं ना कहीं मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर आता है तो मंदिरों से आता है। अगर ऐसा ना होता तो सरकार जो थी उस समय मंदिरों की जो दान आता है उसको अपने टेक ओवर न कर लेती, क्योंकि उन्होंने किया तो उनको पता था, उस फंड को उन्होंने इस्तेमाल किया, चाहे वो हज कमेटी में किया, चाहे हज वालों को सब्सिडी दी। तो मुझे लगता है कि मंदिरों की आस्था भारत की सबसे ज्यादा है, और इसमें और आगे भी स्कोप है। मोदी जी का विजन जो है वो बड़ा जबरदस्त है निश्चित तौर पर। अब देखिए अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट पहले तैयार कर दिया है, यानी 22 जनवरी से पहले एयरपोर्ट तैयार हो गया, रेलवे तैयार हो गया। अब जितने भी लोग आएंगे सारे हवाई जहाज वहां पर लैंड करेंगे, और उसके बाद विदेशों से लोग सीधे अयोध्या में आकर के लैंड करेंगे। कितना वहां पर रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, ये नहीं, खाली धर्म को नहीं देखना चाहिए, धर्म के साथ साथ उससे जो रेवेन्यू हमें जनरेट होता है उसको भी देखना चाहिए। आज सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है पूरे हिंदुस्तान का, वहां पर मुसलमान हज करने के लिए जाता है। तो मोदी जी के विजन को मैं बधाई देता हूं, और जो ये काम आज हुआ है इसके लिए बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात शुभम जी, एक मोदी जी ने एक ऐसा इस्लामिक लोगों पर, हिंदू धर्म पर कुठाराघात हमला करने वालों पर, दलितों के नाम पर जो बोलते थे कि हिंदू धर्म में छुआछूत है, उस पर भी बहुत बड़ा करारा उन्होंने हमला किया है। कि आज जो एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि जी के नाम पर रख दिया है, आज के बाद कोई ये नहीं कह पाएगा कि आपके यहाँ छुआछूत है। भगवान वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट अयोध्या के अंदर रखना, आज दलित भाइयों को गले से लगाना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण आज का योगदान है। बिल्कुल चंद्रमोहन शर्मा जी, आपको जवाब का मौका है। बिल्कुल आपने कही, आपने बार बार उंगली उठाई थी, आप सवाल आपका जो ये था कि भाई कैसे उससे क्या फायदा है, फायदा नहीं है, यानी पूरा आपको अर्थशास्त्र भी बता दिया, आस्था का भी दृष्टिकोण समझा दिया
क्या डेवलपमेंट तो हो ही रही है ना। वहां पर अगर एयरपोर्ट भी बन रहा है तो केवल यही तो नहीं कि यात्री जहाज उतरेंगे, वहां पर कार्गो की भी सुविधा बन सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी सिटी का अच्छा हो गया ना, वो चाहे वहां मंदिर हो ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर करना सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। अब एक वो हब बन गया। अब आपको नहीं लगता ऐसे कहीं और राम मंदिर जैसे कुछ और बड़े मंदिर भव्य और बन जाएं तो कई जगह पर ऐसा डेवलपमेंट हो जाएगा? अगर आस्था और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण को मिलाकर देखा जाए, खराबी क्या है? टूरिज्म से तो कई देश चलते हैं। देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो मैं रावत जी की बात का जवाब देता हूँ। जो उन्होंने दलितों की बात की तो उसी के अंदर शायद वो भूल गए कि उन्हीं के चीफ मिनिस्टर ने एक गीता के श्लोक के ऊपर जो अपनी भाजपा की जो दृष्टि है वो स्पष्ट कर दी, और स्पष्टता के साथ उन्हें वो बात डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि जब उन पर प्रेशर नहीं उनके या भाजपा के नहीं, वो भाजपा के नहीं। बात पूरी होने दीजिए, सफाई मत दीजिए। नहीं, मैं सफाई नहीं दे रहा, उनको आप पॉइंट कर रहे हैं। उनके नेता नहीं है ना वो, उनके नेता है। एच एस रावत जी आप किसी पार्टी से हैं क्या? आपके नेता नहीं, वो कौन सी पार्टी से? चंद्रमोहन जी आप भाजपा को उंगली करिए ना, मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, आपको पूरा मौका है, बोलिए भाजपा को, बोलिए भाजपा को बोलिए। बिल्कुल, मैं रावत जी को साथ दे, रावत जी अग्रज है हमारे। मैं उनको कहना चाह रहा हूं कि एक दृष्टि का प्रेशर पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को एक हवाई अड्डे का नाम दलित के नाम पे रखना पड़ा, लेकिन एक मुख्यमंत्री की सोच जिसके ऊपर उसने ब्राह्मणों को ऊपर करते हुए और यादवों के ऊपर, मैं खुद ब्राह्मण हूं, और शूद्रों का स्थान कहां रख दिया, ये भाजपा की सोच है। तो अगर मंदिरों के एक मंदिर बना है, सराहनीय है, अच्छा है, लेकिन अगर एक मंदिर से देश की इकोनॉमी सुधर जाती तो देश के अंदर करोड़ों मंदिर पहले भी थे। जिस बालाजी का बात कर रहे हैं वो तो मंदिर पहले था, तो इसका मतलब 70 साल के अंदर देश के अंदर विकास गाथा के अंदर उस सरकारों के अंदर जो योगदान मंदिरों का था उसको 70 साल पे कोसा मत करे भाजपा के नेता और भाजपा के वो। और जिंदल साहब अग्रज हैं, हम सबसे बुद्धिमान हैं। जिंदल साहब, अगर मंदिरों के बनने से देश की इकोनॉमी बन जाती तो देश की सरकार हजार करोड़ के अंदर देश का वो ढांचा जो संविधान का बनाया है ना संसद, उसकी जगह मंदिर बना देती। बिल्कुल ठीक है चंद्रमोहन जी, फिर वही बात आपने, मैं ब्राह्मण और वो वाला विवाद जो आप फिर से लेकर आ रहे हैं, उसकी शायद जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप नेता का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहां पर सफाई भी आ चुकी है, सफाई भी आ चुकी है, माफी भी मांगी जा चुकी है, लेकिन मैं फिर भी भाजपा के प्रवक्ता से जवाब ले लेता हूं। और जो आप कह रहे हैं 70 साल की बात आप कर रहे हैं, नहीं ठीक है 70 साल की बात कर रहे हैं, तो आपकी भी सरकार थी, तो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उस दौर में आपकी भी थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आपको अब नहीं घेरा जा सकता, आपकी सरकार नहीं है। रमाकांत मिश्रा, आपका जवाब, आप भी उंगली उठा रहे थे, आपका क्या उत्तर रहेगा इस पूरे मामले में? शिवम जी देखिए, यहाँ पर बात मंदिर की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है टूरिज्म की। देश जरूर मंदिर है, जैसे अभी आपको मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा था, जो कि चंद्रमोहन जी शायद उस समय में जुड़ पर नहीं पाए हुए थे, जब पटेल जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा था, उनके बनने का जब कार्यक्रम हो रहा था, उस समय में भी ये 1600 करोड़ का जो बजट था, उसमें ये लोग यही कह रहे थे विपक्षी दल, जो कि इतना अगर इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में होना चाहिए। लेकिन आज वही हम देख रहे हैं, टूरिज्म के आधार पर पटेल जी की मूर्ति का दर्शन करने के लिए कम से कम करोड़ों में आज टूरिज्म वहां पर इतना बढ़ गया है, वहां पर रेवेन्यू इतना बढ़ गया है, जो निश्चित तौर पर जो वहां पर हम कह सकते हैं जो कि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बात यहाँ पर राम मंदिर की नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ, काशी कॉरिडोर का आप उदाहरण उठा लीजिए, महाकाल कॉरिडोर का उठा लीजिए, आप बिल्कुल आगे आने वाले बिल्कुल मथुरा हो, समय का अभाव है, समय का अभाव है, बिल्कुल मिश्रा जी। जिंदल जी, आपसे हम कुछ वैलिड पॉइंट्स ले लेते हैं, आपके काउंटर ले लेते हैं, फिर इसको जल्दी इसको क्लोज करेंगे, समय का अभाव है। मैं मेरे मित्र चंद्रमोहन जी को बताना चाहता हूं, अप्रैल में मेरे साथ बैठे, जीडीपी ग्रोथ का डेटा मैं आपके सामने रखूंगा। मेरी प्रेडिक्शन है 8.4% जीडीपी ग्रोथ, 2 लाख करोड़ की एक महीने की जीएसटी कलेक्शन। क्या चंद्रमोहन जी चाहेंगे नहीं कि जीएसटी कलेक्शन बढ़े हमारे देश की? क्या चंद्रमोहन जी नहीं चाहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ बढ़े? क्योंकि देश की तरक्की होगी तो सबको फायदा होगा। आपकी पार्टी ने भी देश की तरक्की में काफी बड़ा रोल प्ले किया चंद्रमोहन जी। तो देश के पास पैसा आएगा, टैक्सेस आएंगे, तो पूरा देश तरक्की करेगा। आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान, सबसे तेज हमारी जीडीपी ग्रोथ है। और मैं क्लियरली आपको डेटा के बेस पे बताना चाहता हूं, जो भी कोई कहना चाहते हैं भाई किसको रिजेक्शन है, पूरे प्रेम के साथ पूरा डेटा उनके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ का पिछले तीनों क्वार्टर से कहीं ज्यादा आगे होने की संभावना है। और प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए जो जाएंगे उनका बहुत बड़ा रोल रहने की संभावना है। और पूरा डेटा जो कोई मेरा भाई चाहेगा उसके समक्ष में रखने को तैयार।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगा। और यही बात है कि भाई राजनीति को छोड़कर भी अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से भी हमने इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाया, लेकिन कई आरोप और ये चर्चा इतनी लंबी नहीं की जा सकती, वरना इस विषय को खत्म नहीं किया जा सकता। इतने इसमें पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा आकाश जिंदल जी का, रमाकांत मिश्रा जी का, साथ ही साथ चंद्रमोहन शर्मा जी का और एच एस रावत जी का, जिस तरीके से उन्होंने अपने पॉइंट्स इस पूरे डिस्कशन में रखे। तो देखिए, श्री राम देंगे रोजगार, ये हमने आपको विषय सामने लाकर दिया और ये भी बताया कि कैसे ये रोजगार आएगा। जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ का प्रेडिक्शन सबसे अच्छा है। भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी, और केवल सरकारी नौकरियां नहीं होती, प्राइवेट नौकरियां भी नौकरी होती हैं और बिजनेसेस भी एक स्रोत है आय का। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। कल फिर एक ऐसे ही नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। जय हिंद।